एपिसोड की शुरुआत सुंगचान ग्रुप से होती है, जहां मैथ्यू यानी सिमजुन चेयरमैन सिम से मिलने पहुंचता है। अंदर जाता हुआ वो पास्ट का एक सीन याद करता है जब चेयरमैन उसे यूएस भेजना चाह रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टॉप 10 में रैंक नहीं ला पाया था। यूएस के नाम पे वो उनसे रिक्वेस्ट करने लग गया था कि वो उसे यूएस न भेजे, वो यहीं उनके साथ रहना चाहता है। उस समय चेयरमैन ने उस पे ताना मारा था, ये बोलकर कि तुम मेरे असली बेटे नहीं हो, और उसे फेक कहा था। अपने लिए फेक वर्ड सुनकर सिमजुन गुस्से में आकर चिल्लाने लग गया था। मैथ्यू मन में सोचता है कि अगर मेरे लिए आपका बिहेवियर बदला ना होता तो शायद मेरी लाइफ आज अलग होती। वो फिर एक और मेमोरी याद करता है और हम फ्लैशबैक सीन में देखते हैं कि सिमजुन दोह्युक के स्कूल के बाहर से उसे ऑब्जर्व कर रहा था। अब उसे ये पता चल चुका था कि दोह्युक ही चेयरमैन सिम का अपना बेटा है। सिमजुन फिर दोह्युक के क्लासमेट से उसके बारे में पता करता है तो वो लड़का बताता है कि दोह्युक उनके स्कूल का सबसे अच्छा फाइटर है। उसे तो एक गैंगस्टर अपने गैंग में मिलाना चाह रहा है। ये जानकर सिमजुन खुश होता है कि दोह्युक बस एक मामूली सा गुंडा है, पर फिर वो लड़का ये भी बताता है कि दोह्युक पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। वो पूरा दिन स्कूल में सोता है पर फिर भी टॉप करता है, और तो और वो पैसों के लिए दूसरों के टेस्ट भी देता है। तो ये जानकर सिमजुन गुस्से में आ जाता है और उस लड़के को भगा देता है। फिर वो मिस्टर गू को कॉल करके कहता है कि उसके अगले फिजिक्स ओलंपियाड के लिए वो दोह्युक को पैसे दे, उसके बदले एग्जाम देने के लिए। सिमजुन एक्चुअली खुद ये चेक करना चाह रहा था कि दोह्युक पढ़ाई में कितना अच्छा है। फिर वो दोह्युक की मॉम को देखता है जो उसकी बहुत केयर कर रही थी। ये देखकर तो सिमजुन और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। उसके कुछ समय बाद फिजिक्स ओलंपियाड का रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, जिसमें सिमजुन ने ग्रैंड प्राइज जीता था। पर इससे सिमजुन का गुस्सा और बढ़ा ही था, क्योंकि उसके बदले एग्जाम तो दोह्युक ने दिया था, तो इस प्राइज का असली हकदार तो वही था। उसी दिन सिमजुन ने डिसाइड कर लिया था कि वो दोह्युक को बर्बाद करके रहेगा। सीन करंट टाइम पे शिफ्ट होता है और हम मैथ्यू को देखते हैं जो अब चेयरमैन सिम के ऑफिस के अंदर जाता है और कहता है कि मैंने सुना कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। चेयरमैन सिम डायरेक्टली उससे पूछते हैं कि तुम मुझे और सुंगचान ग्रुप को क्यों टारगेट कर रहे हो। इस पे मैथ्यू आंसर करता है कि ये तो आपको खुद ही पता लगाना होगा। चेयरमैन पूछते हैं कि कहीं ये दामी से रिलेटेड तो नहीं। मैथ्यू मना नहीं करता तो चेयरमैन कहते हैं कि उस लड़की के बायोलॉजिकल और अडॉप्टिव फादर दोनों की डेथ हो चुकी है, तो तुम्हारा उससे क्या रिलेशन, आखिर तुम हो कौन। मैथ्यू फिर से आंसर नहीं करता, बल्कि कहता है कि आप पहले तो ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे, अब लगता है बूढ़े हो गए हो। चेयरमैन कंफ्यूज होकर पूछते हैं कि हम पहले मिल चुके हैं क्या। मैथ्यू बस हंसता है। तो चेयरमैन पूछते हैं कि उस दिन तुम सुंगचान गैलरी के एनिवर्सरी पार्टी में भी थे क्या। तो मैथ्यू हंसता हुआ कहता है कि आप खुद ही पता लगाओ, और फिर बाहर निकल जाता है। इस वन साइडेड कॉन्वर्सेशन से चेयरमैन इतने परेशान हो गए थे कि उनके चेस्ट में पेन होने लग जाता है। तभी सुंगचान गैलरी के डायरेक्टर और उनकी बहन का कॉल आता है और वो बताती है कि प्रोसिक्यूटर्स अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए गैलरी के सारे पेंटिंग्स को सीज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें शायद ब्लैक मनी के बारे में पता चल गया है। अब तो चेयरमैन को हार्ट अटैक्स आ जाता है और वो बेहोशी हो जाते हैं। उसी समय मिस्टर गू अंदर आता है और चेयरमैन की ऐसी हालत देखकर उन्हें सीपीआर देने लगता है। साथ में वो ये बोलता जा रहा था कि आप अभी नहीं मर सकते। फिर हम सुंगचान गैलरी का सीन देखते हैं, जहां एक प्रोसिक्यूटर डायरेक्टर को कुछ नोटिस दिखाकर बताता है कि उस पे भी इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा रही है। डायरेक्टर रो रो के कहने लग जाती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो बस वही किया जो मेरे भाई ने मुझसे बोला था। उस समय हम मिस को भी देखते हैं जो छुपकर सब कुछ देख सुन रही थी। वो सबको मैसेज करके बताती है कि वो सारे पेंटिंग सीज कर लिए गए हैं जो उन लोगों ने रिप्लेस किया था। चा मैसेज करके पूछती है कि उन लोगों को पता चल गया क्या कि वो पेंटिंग्स नकली है। तो को कहती है कि अभी तो नहीं, पर थोड़ा एनालिसिस के बाद पता चल ही जाएगा। सबको डर लग रहा था कि कहीं वो लोग पकड़े ना जाए। तो जिन्मो कहता है कि कुछ हुआ तो वो लोग सारा ब्लेम दोह्युक पे डाल देंगे। सब लोग इसके लिए रेडी हो जाते हैं। फिर लाही कहती है कि पुलिस हमारे मैसेजेस भी चेक कर सकती है, तो सब लोग मैसेजेस डिलीट करके ग्रुप चैट छोड़ दो। फिर हम हान्ना को देखते हैं जो मैथ्यू के घर पे खेलती हुई सारी चीजों को टच कर रही थी। जैसे ही वो एक घोड़े वाले स्टैच्यू को टच करती है, मैथ्यू वहाँ आ जाता है और चिल्लाकर उसे उससे दूर जाने को बोलता है। हान्ना तो डर जाती है, तो मैथ्यू उसे समझाता है कि उसके घर में बस एक ही रूल है, उसे इस स्टैच्यू से दूर रहना है।
उस टाइम हाना मैथ्यू के नेल्स नोटिस करती है पर कुछ नहीं बोलती और मैथ्यू तो मन में ये सोच रहा था कि ये कितनी इरिटेटिंग बच्ची है। दूसरी तरफ हम दोयुक को देखते हैं जो पुलिस से भागता हुआ एक बिल्डिंग की छत पे पहुंच जाता है। आगे कहीं रास्ता नहीं था तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी बगल वाले बिल्डिंग की छत से मोने चिल्लाकर उसे बुलाती है। दोयुक अपनी बाइक तेज करके छत की रेलिंग तक जाता है और फिर वहाँ से जंप करके दूसरी बिल्डिंग की छत पे पहुँच जाता है जहाँ मोने थी। मोने फिर उसे लेकर तुरंत वहाँ से निकल जाती है। मैथ्यू को मिस्टर गू से ये पता चलता है कि मोने ने दोयुक की हेल्प की। थोड़ा गुस्सा होता हुआ वो कहता है कि 5 साल पहले मुझे दामी के साथ उसे भी मार देना चाहिए था। मैथ्यू फिर चेयरमैन सिम के बारे में पूछता है तो मिस्टर गू बताता है कि उन्हें कार्डियक एपिसोड आया था पर अब वो रिकवर कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि पहले वो दोयुक का पता लगाएगा तो मैथ्यू कहता है कि उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही मेरे पास आएगा। फिर हम लाही और बाकी लोगों को देखते हैं। उन्हें भी अब ये पता चल गया था कि मोने दोयुक को पुलिस से बचा ले गई है। नामचुल बताता है कि पुलिस दोनों को ही ढूंढ रही है। सब घबराने लग जाते हैं कि मोने की वजह से पुलिस ये कनेक्ट न कर ले कि वो लोग भी इन सब में इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट सीन में हम दोयुक और मोने को देखते हैं जो पुलिस से बचकर एक जगह पे आ गए थे। दोयुक पूछता है कि तुमने मैथ्यू के कहने पे मेरी हेल्प की है क्या? तो मोने कहती है कि उस पार्टी के बाद से उसका मैथ्यू से कोई कांटेक्ट नहीं है। दोयुक हैरानी से पूछता है कि फिर तुमने मेरी हेल्प क्यों की? मोने आंसर ना करके दोयुक से ही क्वेश्चन करती है कि क्या तुम के से मिल गए हो? तो दोयुक कहता है कि तुम्हें पता है ना कि उसने मेरी फैमिली के साथ क्या किया। मोने फिर मिस होंग के बारे में पूछती है कि गैलरी में उस औरत को तुमने मारा था क्या? तो दोयुक कहता है कि मैं एक गैंगस्टर हूँ पर क्रिमिनल नहीं जो किसी का भी मर्डर करता फिरूं। मोने को अब भी शक था। वो पूछती है कि अगर तुम्हें के की हेल्प नहीं करनी थी तो तुम गैलरी के अंदर घुसे ही क्यों? दोयुक फिर अपनी मरी हुई मॉम के नाम पे प्रॉमिस करता है कि वो के साथ इन्वॉल्व नहीं है तो उस पे मोने को पक्का विश्वास हो जाता है। दोयुक फिर बताता है कि उस रात गैलरी में के ने सेम उसके जैसे कपड़े पहन रखे थे ताकि सीसीटीवी में उसे देखकर सब समझे कि वो है। के उसे मर्डर के लिए फंसाना चाहता था। दोयुक को ये तो समझ आ गया था कि उस रात के का असली टारगेट वो था पर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि के को उससे प्रॉब्लम क्या है। दोयुक फिर मोने से पूछता है कि पुलिस ने तुम्हें देख लिया है तो अब तुम क्या करोगी? तो मोने कहती है कि मेरी चिंता मत करो, मैं झूठ बोलने में एक्सपर्ट हूँ। मोने अपने कपड़े फाड़ लेती है और कहती है कि मैं कहूँगी कि मेरे पास तुम्हें हेल्प करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तुमने मुझे मारने की धमकी दी थी। मोने थोड़ा पास आकर फिर दोयुक से कहती है बदले में तुम्हें कैसे जीतना होगा, तुम मुझसे हार नहीं सकते। दोयुक बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर करता है मैं उससे कभी नहीं हारूंगा। फिर हम देखते हैं कि दोयुक कुछ गुंडे जैसे लोगों से मिलकर एक गन खरीदता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लाही के घर का सीन देखते हैं जहाँ पुलिस दोयुक को ढूंढती हुई आई थी क्योंकि मोने भी तो इसी घर में रहती थी। लाही तो ऐसा शो करती है कि उसे पता ही नहीं था कि मोने ने दोयुक की हेल्प की है। पुलिस वाले लाही के घर की तलाशी लेना चाहते थे तो लाही कहती है कि दोयुक पे शक है कि वो सिमजुन के लिए काम करता है तो मतलब वो भी मेरी बेटी के केस से कनेक्टेड है, तो क्या वैसे आदमी को मैं अपने घर में छुपाऊंगी? पुलिस वाले लाही से माफी मांगकर वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चा अपनी कार से निकलती है। वो लाही से पूछती है कि आखिर मोने ने दोयुक की हेल्प क्यों की होगी, वो लोग क्या डेट कर रहे हैं? लाही कुछ आंसर नहीं करती तो चा ही फिर कहती है कि तुम ली हुई के साथ और मोने दोयुक के साथ दोनों खुद को प्रोटेक्ट करने में ही लगे हो। लाही चा से पूछती है कि उसे उस प्लेग्राउंड के बारे में कुछ पता चला क्या? तो चा बताती है कि वो प्लेग्राउंड 5 साल पहले बना था, चेयरमैन बांग के ऑफिशियली मरने के बाद। चा कहती है कि अजीब बात ये है कि एक प्लेग्राउंड बनाने में बहुत समय लगा था। चा ये भी बताती है कि उस टाइम पे ही वो बूढ़ा आदमी वहाँ शिफ्ट हुआ था जो उन्हें प्लेग्राउंड में मिला था। सीन उसी प्लेग्राउंड पे शिफ्ट होता है और हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपने घर में एक सीक्रेट डोर खोलकर नीचे जाता है। वहाँ वो एक पासकोड डाल के एक रूम खोलता है। उसी रूम में चेयरमैन बांग के सारे पैसे रखे हुए थे। वो बूढ़ा आदमी फिर अपने चेहरे पे लगाया मास्क हटाता है और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि चेयरमैन बांग का सेक्रेटरी था। वो चेयरमैन की फोटो की तरफ देखकर कहता है किताब गायब हो गया और दोयुक मर्डर सस्पेक्ट बन गया। लाही और चा भी इस जगह तक पहुंच गए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। दूसरी तरफ हम मैथ्यू को देखते हैं। वो अपने ऑफिस से अभी निकला ही था कि दोयुक उसकी कार के आगे आ जाता है। फिर वो कार में आके बैठ जाता है और कार चलाने को कहता है। मैथ्यू कहता है कि पास में एक सेफ जगह है
मैं वहाँ लेकर चलता हूँ। तो दोयुक कहता है कि नहीं, मैं डिसाइड करूँगा कि कहाँ जाना है। मैथ्यू को ना चाहते हुए भी दोयुक की बात सुननी पड़ती है और उसके कहने पे वो लोग एक मोटेल आ जाते हैं। दोयुक मैथ्यू का जैकेट लेकर पहन लेता है, ये बोलकर कि अंदर सिक्योरिटी कैमरास हो सकते हैं। फिर मैथ्यू से कहता है कि वो कार पार्क करके उससे मिले और खुद अंदर चला जाता है। मैथ्यू के जैकेट में शायद उसका फोन था। दोयुक उसमें एक स्पाईवेयर इंस्टॉल कर देता है। मैथ्यू रूम पे पहुंचता है तो वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो बस लेटा हुआ हो। मैथ्यू कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें जेल से निकालने की, पर सुंगचान ग्रुप के प्रेशर की वजह से मैं तुम्हें निकाल नहीं पाया। मैथ्यू ये भी दोयुक से कहता है कि उसे ऐसे जेल से भागना नहीं चाहिए था। दोयुक कहता है कि अगर मैं भागा नहीं होता तो वो लोग मुझे कल्प्रिट ही बना देते। तो मैथ्यू कहता है कि तुम्हें लगता है मैं ऐसा होने देता, तुम्हें क्या मुझ पे भरोसा नहीं है, और समझाता है कि अगर सुंगचान ग्रुप ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। दोयुक हंसता हुआ कहता है कि मेरी चिंता मत करो, मैं केस से पहले तो नहीं मरूंगा। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहां मोने से पूछताछ हो रही थी। उससे जब पूछा जाता है कि उसने दोयुक की हेल्प क्यों की, तो वो अपने कंधे पे खरोच के निशान दिखाकर कहती है कि दोयुक उसे धमकी दिया करता था, इसलिए उसे उसकी हेल्प करनी पड़ी। फिर वो पुलिस वाले को एक नोट देकर कहती है कि दोयुक ने उसे ये देने को कहा था। उस नोट में दोयुक ने लिखा था कि वो इनोसेंट है, उसका सिमजुन से कोई लेना देना नहीं है और वो ये प्रूव करके ही सबके सामने आएगा। फिर हम मैथ्यू और दोयुक को देखते हैं। मैथ्यू पूछता है कि उसके पास कोई प्लान है क्या, तो दोयुक कहता है कि अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए उसे के को पकड़ना होगा। मैथ्यू कहता है कि पर तुम के को ढूंढोगे कैसे, तुम तो एक भागे हुए सस्पेक्ट हो। तो दोयुक कहता है कि इस बारे में उसे और सोचना होगा। फिर वो मैथ्यू से कैश मांगता है तो मैथ्यू अपने वॉलेट में से पैसे निकालकर उसे देता है। मैथ्यू जब वहाँ से निकलता है तो दोयुक खिड़की से उसे ही देख रहा था और सोच रहा था कि ली हुई तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर वो एक ईयरफोन अपने कान में लगाता है जिससे वो मैथ्यू के फोन में हो रही सारी बातें सुन सकता था। मैथ्यू उस समय मिस्टर गू को कॉल करता है और कहता है कि जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ, दोयुक मुझसे मिलने आया था। ये बोलता हुआ मैथ्यू हंसता है। फिर मोटेल का एड्रेस बताकर कहता है कि वहाँ पुलिस को भेज दो। दोयुक जो ये सारी बातें सुन रहा था, ये सुनकर भागने की तैयारी करने लगता है। तभी मैथ्यू मिस्टर गू से कहता है कि दोयुक को ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि मैं ही के हूँ। ये सुनकर तो दोयुक को झटका लगता है। शॉक में वो जमीन पर ही गिर जाता है। के ने जो कुछ भी उसके साथ किया था वो सब उसे याद आने लग जाता है। ये भी याद आता है कि कैसे मैथ्यू उसे किताब के अगेंस्ट भड़का रहा था और वो कपड़ा जो वो सुंगचान गैलरी पहन कर गया था वो भी तो उसे मैथ्यू ने ही भेजा था। दोयुक को अब ये समझ आ रहा था कि आखिर क्यों किताब ने मैथ्यू पे अटैक किया था। और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।